स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 18 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए अध्यापकों द्वारा हल्की यातनाएं देना अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है कि यदि अध्यापक हल्की फुल्की किसी तरह की कोई यातनाएं दे देता है, देखिए ये तो सही बात है, यदि कभी कोई बच्चा गलती करता है हल्की फुल्की यातनाओं से उसके व्यवहार को बहुत तीव्रता से सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि उसी का दुरुपयोग करना शुरू कर दें, बाल्यकाल में बच्चों को यदि आप ज़्यादा तीव्र यातनाएं देंगे तो ये मानवता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई और आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में इसको काफ़ी तवज्जो भी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया है? विधवाओं के लिए 35% है, महिलाओं के लिए 30% है, युवाओं को 25% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हम बात करें जो लॉकडाउन का कार्यकाल रहा, भारतीय और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी गहरी ठेस पहुंची है और अभी भी कोई सुक्त स्थिति में नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है और आप एकदम से अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर आ जाएगी। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से लोग जो बाहरी राज्यों में काम करते थे, अच्छा उनका व्यवसाय था, ड्यू टू दिस पेंडेमिक उन्हें भी यहाँ पे वापस आना पड़ा है। 2-3 महीने से बेरोजगार है, घरों में बैठे हुए हैं, ऐसे हालात में करे तो करे क्या? सबके पास पैसा नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है तो वो अपना कारोबार भी शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि सरकार कुछ असिस्टेंस करे तो ऐसे युवा जो घर में बैठे हो कोशिश तो कर सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है 2018 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, 19 में से इम्प्लीमेंट किया गया और एक बेहतरीन योजना है। एमर्जिंग हिमाचल.hp.gov.in नाम से इनका पोर्टल है, वहाँ पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप, मैं ज़्यादा तवज्जो इसको इसलिए दे रहा हूँ, बहुत से हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स इसको सुन रहे होंगे, यदि आप लोग भी इस स्कीम को शुरू करना चाहते हैं, हाल ही में मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को स्कीम शुरू करवाई है, मेरे पास इसका पोर्टल से संबंधित भी और इस स्कीम की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या इसके एडवांटेजेस है, किस तरह से आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हो। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में प्रदेश का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा? आज से पहले भी आपने सुना होगा कि मेल के तो नशा मुक्ति केंद्र थे, लेकिन अब देखिए इस देवभूमि में ऐसी आवश्यकता भी पड़ गई है कि महिला भी नशे की शिकार हो चुकी है और कुल्लू जिला में एक ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है जहां पे हिमाचल प्रदेश का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा। हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों की सीमाएं चीन के साथ लगती है? तो इन जिलों का नाम है लाहौल स्पीति और किन्नौर। आपको ज्ञात है आजकल हालात यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। अभी हाल ही में काफ़ी युवा हमारे सिपाही थे हमीरपुर से, अंकुश ठाकुर जी, देश के लिए उनकी शहादत हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के युवाओं के लिए थोड़ा सा आप भी नमन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए चीन के साथ में जो हमारे एरियाज पड़ते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति, कुछ दिनों से वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की आवागमन देखी जा रही है, ठीक है। करीब 250 नहीं, आई थिंक 150 के आसपास किलोमीटर हमारा इनके साथ में अटैच्ड रहता है, ठीक है। आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं आंकड़े को कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो अब देखिए आगे किस तरह से भारत और चीन के संबंध आगे बढ़ पाते हैं। ड्यू पैंडेमिक भी चला हुआ है और ऊपर से सीमाओं में भी तनाव देखने को मिल रहा है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, गुजरात में कौन सी कंपनी सौर परियोजना विकसित करेगी? तो इस कंपनी का नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भारत को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना था अपनी सौर परियोजना के ऊपर, लेकिन इस महामारी के कारण बहुत सी योजनाएं पहले से ही रुकी हुई है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून से कुछ ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब आपके जहान में ये प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा कि 2 दिवस मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से हमें याद रह जाते हैं, ठीक है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाए जाते हैं? 17 जून को मनाए जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा
LAC की बात की जा रही है, पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कर्नल सहित भारत के कितने जवान शहीद हो गए हैं। 20 यहाँ पे इसका उत्तर बताया गया विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी सही नहीं है। पहले कहा गया था कि एक कर्नल और 2 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन कुछ जख्मी भी हुए थे उस झड़प में। उसके बाद ये संख्या 20 बढ़ गई। अभी देखना किस तरह से आगे बढ़ता है, कितने इसमें शहीद हुए। लेकिन दूसरी तरफ भी बात करें तो उनका आंकड़ा तो सही रहता ही नहीं है चीन वालों का। भारत में लोकतंत्र है, हमारा आंकड़ा थोड़ा समय लग जाएगा, अच्छे से आएगा, सही आंकड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। चीन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपने देख लिया कोरोना वायरस के दौरान भी कितने लोगों की डेथ हुई थी, क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ थी, किसी दुनिया को कोई भी पता नहीं है। सारे के सारे आंकड़े उनके अपने पास ही रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुख भरी खबर है कि हमारे सैनिकों की शहादत इस तरह से चीनी बॉर्डर्स पे देखने को मिली है, जो कि भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश भी रहा है। लेकिन देखिए आगे किस तरफ हमारा देश आगे बढ़ पाता है। यदि हम इस झड़प की बात करें तो करीब 45 वर्षों बाद ये झड़प हुई है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स में झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, और काफ़ी लंबे समय के बाद इतना अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया पतन की तरफ आगे बढ़ती नज़र आ रही है। 16 जून 2020 को भारत चीन के बीच LAC 76 पर दोनों देशों के बीच में खूनी झड़प हुई। देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कि कहाँ पे हुई, किस क्षेत्र में हुई, आपने बताना है। देखिए लद्दाख की गलवान घाटी है, यहाँ पे ये झड़प देखने को मिली है। चीन की सेनाएं 5 मई से लेकर ही यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। तो दूसरी तरफ भारत भी आज के समय में यदि हम बात करें काफ़ी समृद्ध और सुदृढ़ देश है। यदि बात करें राजनीतिक नेतृत्व की बात करें या दूसरी तरफ मिलिट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है, चीन को भली भांति पता है। दूसरी तरफ व्यापारिक संबंध जो कि चीन की रीढ़ की हड्डी है, तो भारत उसकी बैकबोन है, ठीक है। यदि उनका व्यापार चलेगा तो भारत उसमें काफ़ी बड़ी खपत होती है। तो यहाँ से भी दोनों देशों को पता है कि यदि आपस में संबंध खराब हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा देश को पीछे ले जाएंगे। जो एशिया से एक सपना है इनका कि हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो इन दोनों देशों के तनाव बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो याद रखिएगा गलवान घाटी काफ़ी सुर्खियों में है आजकल। चीनी तिब्बत को एक हथेली मानता है। लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश इसकी 5 उंगली है, ये कहना है चीन का। लेकिन देखिए कहने से कुछ नहीं होता है। आपने देखा नेपाल ने अपना मैप अमेंड कर दिया, भारत के 3 क्षेत्रों को वहाँ पे बता दिया, तो उनके थोड़ी बन जाते हैं। आप फिजिबिलिटी देखिए, वहाँ पे लोगों की थिंकिंग देखिए, भारत के साथ रहना चाहते हैं कि उनके साथ रहना चाहते हैं। उस क्षेत्र का हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखिए, तो सारे के सारे किसकी फेवर में है, वो तो हमारे फेवर में है। तो आप अपना नक्शा बनाने से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न की बात करूँ, UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पहले पूछा जा चुका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिब्बत को बोलते कि हमारी हथेली है। उसके बाद देखिए लद्दाख की बात करेंगे आप, उसके बाद सिक्किम की बात करेंगे और अरुणाचल प्रदेश की। 3 तो हमारे ज़िले हैं। लद्दाख आज की डेट में UT है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमारे क्या है, हमारे राज्य है, ठीक है। तो आगे देखिए नेपाल और भूटान को भी वो 5 उंगलियों में सम्मिलित करते हैं कि यहीं से हम पूरा का पूरा करेंगे। याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है लोबसांग सांग्या। ये भी पहले किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है हिमाचल प्रदेश के, यदि हम बात करें। और देखिए सुर्खियों में इसलिए इन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली वर्ड्स में कहा है कि जो ये चीन ने इस तरह की हरकत की है हमारे लद्दाख के क्षेत्रों में, उनका कहना कि ये गलत है, अनुचित है और ये चीन की सोची समझी चाल भी हो सकती है, ऐसा कहना था लोबसांग सांग्या जी का। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 43rd स्थान इन्हें प्राप्त दर्शाया गया है। इस रैंकिंग की हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस देश का नाम है फ्रांस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भारत की रैंकिंग क्या है। 2 या 3 दिन पहले करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया था। किस भुगतान बैंक में MSMEs के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया गया है, तो उसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा MSMEs की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को नामित किया था, तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। और जब मैंने आपको पहले भी कहा है किसी महिला की बात की जाए तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए अब आपको एक ऐसी किताब से रूबरू करवा दें जिसकी काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता थी। किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये किताब आप लोगों तक उपलब्ध करवाई गई है। किताब के पहले भाग में आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स की फॉर्म में सारगर्भित
अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इसी किताब के सेकंड पार्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए गए क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के। जब आप उन प्रश्न पत्रों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है किस तरह के प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किताब आपके लिए किस तरह से सहायक सिद्ध करती है। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए इस किताब को लॉन्च किया गया है। आप इस किताब की हार्ड कॉपी लेटेस्ट एडिशन के साथ हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 5 दिनों में ये किताब आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँच जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इसमें देखिए 2 साल का हमने इस बार इसमें हिमाचल प्रदेश का बजट सम्मिलित किया गया है, जिसमें 2020-21, 19-20 भी है। इकोनॉमिक सर्वे में भी 19-20, 18-19 का सम्मिलित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 1 वर्ष का ही लिया है, 20 और 21 का आर्थिक सर्वेक्षण में इनका 1 वर्ष का लिया गया है, क्योंकि हमें ऐसा अनुमान था कि ये परीक्षा जैसे एचएस की परीक्षा पहले निर्धारित की गई थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इसमें पुराना बजट ना पूछ लिया जाए और आगे भी हो सकता है कि कहीं पुराना बजट ना पूछ लिया जाए। तो आप इस किताब के साथ जाइएगा तो ये आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। टीजीटी आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबस कवरेज से उपलब्ध है। इसका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। इसके अलावा आप इससे हमारे प्लेटफॉर्म में और बहुत ही उत्कृष्ट किताबें पा सकते हैं। तो इनके प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in को विजिट कीजिएगा और स्टूडेंट्स थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में डन लिखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।